मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, मेहनाजपुर, आजमगढ़। वर्णमाला प्रकरण हमने पढ़ा दिया। आज मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताऊंगा। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है उसके प्रारंभिक अध्याय, जैसा हमने आपको बताया था कि अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस तरह से 32 पाद हैं अष्टाध्यायी में और लगभग 4000 सूत्रों का जाल है ये, 3996। तो आज संज्ञा के बारे में जो अष्टाध्यायी के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र ही संज्ञा है, आज उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि महत्वपूर्ण संज्ञाएं जो अष्टाध्यायी में हैं तो बहुत सी संज्ञाएं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। देखिए, जो पहला सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, वह है वृद्धि रादायच। यह जो सूत्र है वृद्धि रादायच, यह वृद्धि संज्ञा, यह सूत्र आप ध्यान देंगे तो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। संज्ञा कौन सी बनेगी? वृद्धि संज्ञा। परीक्षा में पूछेगा कि वृद्धि संज्ञा को बताने वाला कौन सा सूत्र है। देखिए, वृद्धि संधि का सूत्र अलग है, संधि विधायक सूत्र अलग है और संज्ञा विधायक सूत्र अलग है। जब आप संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वृद्धि रादायच के साथ वृद्धि रेच। सूत्र क्या मिलेगा? वृद्धि रेच। और ये क्या है? वृद्धि रादायच। तो जो वृद्धि रादायच है यह वृद्धि संज्ञा को बताने वाला है और वृद्धि रेच जो आपको मिलेगा वह वृद्धि संधि को बताने वाला है। तो वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? आप आइए सूत्र को देखते हैं। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? वृद्धि रादायच। जो ये पहले आप देख रहे हैं संख्या, ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय को बताता है। दूसरा आप देख रहे हैं यह पाद को बता रहा है और तीसरी जो संख्या आपको दिखाई दे रही है यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। ये याद रखिएगा इस बात को। और वृद्धि संज्ञा होती किसकी है इसको आप देख सकते हैं। वृद्धि संज्ञा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वृद्धि किसकी है? आत धन आयच। देखिए, वृद्धि किसकी है? आत आयच। ये जो तपर है ये वृद्धि आ को केवल बता रहा है। आ हलंत्यम से लोप हो जाएगा, त का तस्य लोपा लोप हो जाएगा। और ऐच प्रत्याहार हमने आपको बताया था। ऐच प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? ऐच प्रत्याहार में आपको हमने महस्व सूत्र पढ़ाते समय बताया था, एवं आय औच। आय औच जो सूत्र है, आय औच ऐच उसी से लेकर बना। तो ऐच प्रत्याहार में आपको आएंगे आय और दूसरा क्या? और ऐच। तो वृद्धि संज्ञा किसकी हुई? आप ध्यान समझिए, आ आय औ, इसको क्या कहते हैं? इनकी वृद्धि संज्ञा है। ये वृद्धि संज्ञा आ आय औ की वृद्धि संज्ञा है। विधायक सूत्र क्या है? वृद्धि रादायच। ये सूत्र बोल रहा है वृद्धि आत आयच। आत दीर्घ आ और ऐच प्रत्याहार है जिसमें आय औ वर्ण आते हैं। परीक्षा में पूछेगा कि वृद्धि संज्ञा किसकी होती है तो आप लिख देंगे जो विकल्प दिया रहेगा आ आय औ, या आ आय औ की कौन सी संज्ञा दी गई है तो आप कहेंगे वृद्धि संज्ञा दी गई है। तो यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। इसके बाद अगला आता है, अगली संज्ञा आती है गुण संज्ञा। देखिए, गुण संज्ञा, ये सब संज्ञा है।
संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने नाम। संज्ञा और सर्वनाम पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया हुआ है, या यूं कह लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड संज्ञा और सर्वनाम से ही व्याप्त है। जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी देख सकते हैं, वह या तो कोई नाम होगा या नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम होगा। तो नाम दिया गया है, तो आ आय औ को कौन सा नाम दिया गया है? वृद्धि। गुण किसको दिया गया? देखिए गुण क्या है। गुण संज्ञा को बताने वाला जो सूत्र है वो क्या है? वह है अदेंग गुण। यह गुण संधि नहीं, जैसे वृद्धि हमने बताया कि वृद्धि संधि के लिए सूत्र आता है दूसरा, वृद्धिरेच। वृद्धिरादैच जो है आपको दिखाई दे रहा है सूत्र वृद्धिरादैच, यह तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वैसे ही जब गुण संधि आप पढ़ेंगे तो गुण संधि के लिए सूत्र अलग है, संधि का विधान करने वाला सूत्र अलग है, आद गुण सूत्र मिलेगा। लेकिन गुण संज्ञा का विधायक जो सूत्र है वह है अदेंग गुण। देखिए सूत्र है अदेंग गुण। ये भी अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। खैर छोड़िए, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वह संख्या नहीं पूछेगा परीक्षा में कि किस अध्याय का है, किस पाद का है, किस कौन सा सूत्र है, ये नहीं पूछेगा। आपसे बस केवल गुण संज्ञा पूछेगा। तो आइए हम बता रहे हैं अदेंग गुण। गुण किसे कहेंगे? गुण संज्ञा है, गुण संधि नहीं। गुण संधि की परिभाषा नहीं पूछ रहा है, यहाँ गुण संज्ञा पूछ रहा है। तो अदेंग गुण सूत्र बोल रहा है अत एंग तपरा तत्कालस्य। आगे हम पढ़ाएंगे आपको व्याकरण में तपरा तत्कालस्य। ये जो तपर है उसी काल का, उसी मात्रा काल का बोध कराएगा। तप पर देखना, तप पर माने बाद में किसके? अ के। तपरा तत्कालस्य सूत्र आएगा, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये त जो है यह उसी मात्रा काल का बोध कराएगा। ह्रस्व है तो ह्रस्व का ही बोध कराएगा, दीर्घ का बोध नहीं कराएगा, इसलिए तपरा तत्कालस्य है। नहीं तो अर्धित सवर्णश्च प्रत्यय से आ और प्लुत भी आ सकता है, लेकिन ये यहाँ पे रोक रहा है, तपरा तत्कालस्य कह रहा है कि यह त जो पर है वह तत्काल उसी काल का अर्थात मात्रा काल का बोध कराएगा। तो क्या है? अ, ह्रस्व अ। और एंग क्या है? प्रत्याहार है। एवंग, एवंग इसमें कौन कौन से आते हैं? ए ओ, ध्यान समझिएगा, ए और ओ। अत का हलंत्यम से त का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? अ ए ओ। इनको हम क्या कहते हैं? इनको गुण कहते हैं। इनकी गुण संज्ञा है, माने संज्ञा माने इनका गुण नाम है, इनका नाम गुण पड़ा है। परीक्षा में पूछेगा अ ए ओ को क्या कहते हैं? आप कहेंगे अ ए ओ को गुण कहते हैं। जैसे पूछ दे आ आय आओ को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे आ आय आओ को वृद्धि कहते हैं। देखिए इसी की तो वृद्धि है, इसी की तो वृद्धि है। अ की वृद्धि आ है, ए की वृद्धि आय है और ओ की वृद्धि अव है। अ की वृद्धि आ, ए की वृद्धि आय और ओ की वृद्धि अव। तो वृद्धि है, देखिए वृद्धि है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादैच, और गुण संज्ञा विधायक सूत्र है आदेंग गुण। परीक्षा में ध्यान से समझिए, परीक्षा में पूछता है इस तरह से, तो लड़के घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और तुरंत परिभाषा सूत्र दे देते हैं। गुण संधि की परिभाषा या गुण संधि विधायक सूत्र जो है आदि गुण बता देते हैं, और वृद्धि संज्ञा के स्थान पर वृद्धि संधि विधायक सूत्र बता देते हैं वृद्धिरेच। नहीं, यहाँ संज्ञा विधायक सूत्र है। ये संज्ञा माने नाम दिया गया है, आ आय औ को वृद्धि नाम दिया गया है और ए ओ को गुण नाम दिया गया है। गुण कितने हैं? गुण 3 हैं। परीक्षा में पूछेगा गुण कितने हैं? गुण 3 हैं। कौन कौन? अ ए ओ। अ ए ओ क्या है? गुण है। वृद्धि कितने हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 हैं। कौन कौन? आ आय औ। देखिए आ आय औ ये कौन से हैं? ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास मत कीजिए। सूत्र बोल रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, यह सूत्र बोल रहा है। देखिए सूत्र बोल रहा है,
सूत्र बोल रहा है, अदेंग गुड़ सूत्र बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, सूत्र बोल रहा है। सूत्र क्या बोल रहा है उसको हम आपको बता रहे हैं। सूत्र क्या बोल रहा है उसकी बात हम समझ रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। तो वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा और बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। ये तो आपकी समझ में आ गया। वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 है, आ ऐ आओ। गुण संज्ञक वर्ण भी 3 है, अ ए ओ। गुण किसे कहते हैं? अदेंग गुण। परीक्षा में पूछेगा अदेंग गुण सूत्र है किसका? अ ए ओ को बताने के लिए। वृद्धिरादेश सूत्र है किसको बताने के लिए? आ ऐ आओ को बताने के लिए। तपर तत्काल से आ जाएगा। ये दीर्घ संज्ञा विधायक तो दीर्घ है, दीर्घ यहाँ पे आ ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि अ अपने सभी मात्रा काल का बोध कराएगा, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि गुण विधान में अ अपने सभी मात्रा काल का बोध कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए तपर तत्काल से हमने बता दिया, अपने काल का, अपने मात्रा काल का केवल बोध कराएगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा वृद्धि संज्ञा और गुण संज्ञा। आइए अगली संज्ञा देखते हैं। बहुत सी संज्ञाएं जो महत्वपूर्ण संज्ञा है, जो महत्वपूर्ण संज्ञा विधायक सूत्र हैं, जो प्रायः व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन में संज्ञाएं सामने आ जाती हैं, उनको आकर हम देखिए, आप देख रहे हैं। फिर क्या है? सवर्ण संज्ञा। कौन सी संज्ञा? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण, ये सवर्ण संज्ञा क्या है? सवर्ण संज्ञा, सवर्ण किसको कहते हैं? स माने समान वर्ण, समान वर्ण सवर्ण संज्ञा। समान वर्ण है क्या? ये व्याकरण है। ये कोई ऐसा माप नहीं है भौतिक जो उस यंत्र से नाप करके हम बता दें कि समान है, ये यह असमान है, नहीं। व्याकरण में हम किसी वर्ण को, चूंकि वर्ण क्या है? ध्वनि है, और ध्वनि की जो माप है वह सजाती है कि विजाती है, यह उसके प्रयत्न और स्थान से ज्ञात होता है। आइए देखते हैं सवर्ण संज्ञा क्या। सवर्ण संज्ञा के लिए बताया गया सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ध्यान दीजिएगा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य माने समान। यहां देखिए, इसको मैं तोड़ दे रहा हूं। ये क्या है? यह है तुल्य। फिर क्या है? आस्य। आस्य आस्य, मुख मुख। प्रयत्न माने प्रयत्न। यहां प्रयत्न कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न। मूल रूप से आभ्यंतर प्रयत्न। सवर्ण माने समान वर्ण, सजाति। सजाति और विजाति दो चीजें हैं। व्याकरण में भी सजाति विजाति आती है, वर्ण भी सजाति विजाति होते हैं। समान स्थान से उत्पन्न होने वाले, समान प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण हैं सजाति हैं, अन्यथा वो विजाति हैं। आइए देखते हैं। तुल्य माने समान। तुल्य माने क्या होता है? समान। आस्य का अर्थ होता है मुख। मुख में, मुख के भीतर जो प्रयत्न समान हो जिन वर्णों का प्रयत्न अथवा स्थान, उच्चारण स्थान। प्रयत्न क्या है? आप देखिए, प्रयत्न क्या है? यह है उच्चारण स्थान। और क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। क्योंकि आप स्वर देख रहे हैं, आभ्यंतर प्रयत्न। सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विपरीत होता है। हमने कहा था विपरीत क्या होता है? विपरीत किसका होता है? स्वरों का। यह जो स्वरों का प्रयत्न है वो क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। वह विपरीत होता है सभी स्वरों का। तो सभी स्वर प्रयत्न के आधार पे तो समान हो गए। सभी स्वर आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे क्या हो गए? समान हो गए। क्यों? क्योंकि सबका जो आभ्यंतर प्रयत्न है विपरीत होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होता है, मैंने आपको बताया था। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और सम्मिलित। स्पृष्ट कादेव मावसाना, स्पर्श व्यंजनों का।
ईषद स्पृष्ट आपको हमने बताया था एडोंतस था, अंतस्थों का। ईषद विवृत सलोष्मा स्वरों का, विवृत सभी स्वरों का, और समृत प्रयोगे ह्रस्वाकारस्य, वो हमने पढ़ा दिया है आपको। आज देखिए आभ्यंतर प्रयत्न सभी स्वरों का विवृत हो गया, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम आ गया। अब ध्यान से देखिए उच्चारण स्थान, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक होता है और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक होता है, समान होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो सवर्ण, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होता है उसे हम सवर्ण संज्ञा उसकी होती है। कैसे? जैसे अ है, अर्धित सवर्ण से च प्रत्यय से अ और आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसलिए दोनों क्या है? समान है। ये दोनों क्या है? ये दोनों सजातीय हैं, ये दोनों सवर्ण हैं। बात समझिए, ये दोनों क्या है? ये दोनों सवर्ण है, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है और दोनों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है? विपरीत है। मैंने आप कहा कि सभी स्वरों का क्या होता है? विपरीत होता है। ऐसे देखिए ई या दीर्घ ई, ये दोनों का जो उच्चारण स्थान है इचुयसा नाम तालु, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, अर्धुत स्वरश्च प्रत्यय से, और दोनों का ही आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विपरीत सभी स्वरों का। इसलिए समान उच्चारण स्थान तालु और समान आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत, इसके कारण से क्या है? ये भी सजाती हैं। सजाती माने सवर्ण है, समान वर्ण, समान उच्चारण स्थान से निःसृत होने वाले, निकलने वाले। लेकिन जिनका अगर उच्चारण स्थान एक नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया और उ, अब ये क्या है? ये सवर्ण नहीं है, ये जो है यह सवर्ण नहीं है। ये क्या है? यह सवर्ण नहीं है, ये विजातीय है, ये सजाती नहीं है। क्या है? ये विजातीय है। क्यों? क्योंकि अ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और उ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ध्यान समझिएगा, ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान अलग हो गया। एक बात याद रखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों समान होगा तभी वो सवर्ण माने जाएंगे। अगर कोई एक नहीं होगा तो नहीं माने जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न दोनों जब समान होगा तभी वे सवर्ण माने जाएंगे। अगर दोनों समान नहीं है तो सवर्ण नहीं माने जाएंगे। जैसे यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है क्योंकि सभी विपरीत हैं, अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, तो विपरीत है, समान है। लेकिन उच्चारण स्थान अ का कंठ है, उ का ओष्ठ है। अलग अलग उच्चारण स्थान होने के कारण ये सवर्णी नहीं है, ये सजाती नहीं है, ये क्या है? विजाती है। तो सवर्ण संज्ञा किसकी होगी? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य माने मुख, आस्य भाव, मुख में जो उत्पन्न हो समान। तो इस तरह से मुख के भीतर आस्य मुख का क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न भी मुख में ही होते हैं, कंठ पर्यंत और होठ जो मुख छिद्र है यहां तक, तो मुख के भीतर ही आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान है, इसलिए आस्य शब्द लिखा है। याद रखिएगा इस बात को। हाँ, एक चीज और है, ये अर्धित सवर्णश्च प्रत्यय है। अगर माहेश्वर सूत्र में एक बार एक वर्ण अ आ गया, ई आ गया, उ आ गया, तब उसका समान अ का आ, ई का ई, उ का उ होता है। ठीक, इस बात को याद रखिए। लेकिन अगर दो सूत्रों में अलग अलग दे दिया गया तो नहीं होगा। कैसे? आपको समझा रहे हैं। जैसे ए ऐ, ओ औ, ये सवर्णी नहीं है, ये सवर्णी नहीं है। क्यों सवर्णी नहीं है? क्योंकि दो सूत्रों में इनका उल्लेख है, एवंगा आई आउट, ये सवर्णी नहीं है। याद रखिएगा, ये दोनों ये सवर्णी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि दो सूत्रों में अलग अलग इनको बताया गया है, इसलिए इनको सवर्णी नहीं माना जाता। याद रखिएगा इस बात को। एवंग, ए ओ, आई आउच, आई आउट,
आया है, इसलिए सवर्णी नहीं है। नहीं तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी विपरीत है और उच्चारण स्थान भी एदयतो उदौतो पढ़ाए हैं आपको। एदयतो कंठ तालु उदौतो कंठ अष्ट बताया गया। दोनों समान होते हुए भी दो अलग अलग सूत्रों में पाणिनि ने इनको निबद्ध किया है। भगवान माहेश्वर ने इनको अलग अलग सूत्रों में दिया है अपने डमरू से उत्पन्न करके, इसलिए इनको अलग अलग पहले से ही रख दिया गया है। एक कोटि में, एक जाति में इनको नहीं रखा गया है समान होते हुए भी। ये आप समझ गए। और दूसरी बात है, एक वार्तिककार ने लिखा, वार्तिककार ने एक वार्तिक लिखा कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जो उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी सवर्णी मान लिए जाते हैं। सवर्णी मान लिए जाते हैं। कौन कौन? रेल री, वर्णयो, मिथः, ध्यान समझिएगा, रेल री, वर्णयो, मिथः, सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। ये वार्तिक है, यह वार्तिक सूत्र है। ये क्या है? वार्तिक सूत्र है। मैंने वार्तिक आपको बताया था, उक्त अनुक्त दुरुक्त की बात आई थी, आगे हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। तो रील री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, ये क्या है? ये वार्तिक है, वार्तिक सूत्र है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि री और ली, इन दोनों को क्या मानना चाहिए? सवर्णी मानना चाहिए। इन दोनों को सवर्णी मानना चाहिए, जबकि अलग अलग उच्चारण स्थान है। देखिए अलग अलग उच्चारण स्थान है। क्या है? ऋटुरसाणा मूर्धा, री का मूर्धा है और री का क्या है? दंत है। ये तो आप जानते ही हैं। री का मूर्धा और री का क्या है? दंत है। तो अलग अलग होते हुए भी रील री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, री और री को सवर्णी मानना चाहिए, माना जाए। कात्यायन ने अपने वार्तिक में लिखा है। वार्तिक किसने लिखा है? कात्यायन ने। इसलिए कात्यायन को क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। कात्यायन ने अपने वार्तिक में लिखा है, रील री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, री और री वर्ण दोनों को मिथः आपस में परस्पर क्या मानना चाहिए? सवर्णी माना जाए। भले ही इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, लेकिन इनको माना जाए। इसीलिए कभी कभी दे देता है कि री का जो, जैसे अ का कितना है? 18 स्वर भेद हमने बताए थे। ई का कितना? 18। री का कितना है? 12। री का कितना है? 18। तो री और री को जब समान मान लिया जाए तो री और री ये दोनों मिल करके, ये दोनों री और री ये दोनों कितने हो जाते हैं? ये 30 हो जाते हैं। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है री और री के कितने भेद होते हैं, संयुक्त भेद कितने हैं? तो आप बताएंगे 30 होते हैं, क्योंकि री में भी री है। ठीक है, तो यह सवर्ण संज्ञा को बताने वाला सूत्र है, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। और ये जो वार्तिक सूत्र है, जो कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, रील री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, अलग अलग होने पर भी, उच्चारण स्थान आदि अलग अलग होने पर भी इनको सवर्णी माना जाए। ठीक, तो ये सवर्ण संज्ञा। आइए अगली संज्ञा देखते हैं। बहुत सी संज्ञाएं, जो महत्वपूर्ण संज्ञा है, परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है, हम उनको बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, एक प्रगृह संज्ञा होती है, एक प्रगृह संज्ञा होती है, याद रखिएगा। एक संज्ञा जिसका नाम बताया गया प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा, इस संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है? इस संज्ञा को बताने वाला सूत्र देखिए, कितनी बढ़िया बात है, ध्यान दीजिएगा। ईद ऊद एत, ईद ऊद एत, द्विवचनम। देखिए सूत्र बोल रहा है द्विवचनम, क्या है? प्रगृह्यम। सूत्र बोल रहा है। सूत्र क्या बोल रहा है? ईद ऊद एद, इसको आप तोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? देखिए तोड़ करके देख लीजिए आप। यह बन गया ईद
फिर क्या है, ऊत। तो अभी आप करेंगे ना, ये ईत उत है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि त का ही तो द हुआ है। ईत ऊत एत, ईत ऊत एत। कितने? द्विवचनम। कितने होने चाहिए? यह द्विवचनांत होना चाहिए। द्विवचनांत, द्विवचनांत माने वे वर्ण जिनका अंत इकारांत, माने जो इकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, लेकिन हो कैसे? द्विवचनांत। दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और एकार तो दीर्घ होता ही है, क्योंकि एक की ह्रस्व संज्ञा नहीं होती है। ए ओ आय ये वे स्वर हैं जिनका ह्रस्व रूप नहीं होता, मैंने उसमें बताया था आपको। ए ओ आय का ह्रस्व रूप नहीं होता, इसलिए 12 होते हैं। रि का दीर्घ रूप नहीं होता, इसलिए रि भी 12 होते हैं। तो यहां पर दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत। एकारांत को मैं दीर्घ क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि यह स्वभावतः दीर्घ है। ए ह्रस्व नहीं है, यह स्वभावतः दीर्घ है। तो देखिए, इकारांत, उकारांत, एकारांत, एक द्विवचनांत होना चाहिए। तो अब ये क्या कर रहा है? इकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, लेकिन हो क्या? द्विवचन के रूप हो। वह शब्द जिसका अंत ई से हो रहा है, दीर्घ ई, जिसका अंत ऊ से हो रहा है, दीर्घ ऊ, और जिसका अंत ए से हो रहा है, लेकिन द्विवचन क्यों? तो उनकी संज्ञा क्या होती है? उनकी प्रगृह संज्ञा होती है, उसको प्रगृह कहते हैं। और जिनकी प्रगृह संज्ञा होती है उसका फल क्या होता है जानते हैं? जिनकी प्रगृह संज्ञा होती है उसका फल क्या होता है? उसका फल यह होता है कि उसमें संधि कार्य नहीं होती। जिसमें यह प्रगृह संज्ञा जिनकी भी होती है उसमें संधि कार्य नहीं होता, सूत्र आता है, बोलता है, क्या सूत्र बोलता है? प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम। जो प्रगृह संज्ञक जो अच माने स्वर हैं वह नित्य अपने स्वरूप में रहते हैं, उनमें संधि नहीं होती। तो देखिए, प्रगृह संज्ञक कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। उदाहरण इसमें दिया गया, कौन कौन सा? हरि एतव, हरि एतव। अगर आप इसको संधि करना चाहें, संधि का चिन्ह ये देखिए प्लस क्यों बना है? प्लस माने जोड़ना। हरि एतव संधि नहीं होगी प्लुत प्रगृह्यम अच नित्यम से, तो ये क्या रूप बनेगा? यह बना रहेगा हरि एतव। परीक्षा में अगर हरि धन एतव लिख कर कहे कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो आप समझ लीजिएगा इसमें संधि कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रगृह संज्ञा है, इसकी प्रगृह संज्ञा जो है प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम से इसमें होगा, संधि कार्य नहीं होगा। तो देखिए, हरि शब्द क्या है? हरि शब्द दीर्घ इकारांत है और द्विवचन का है। क्यों? हरि, हरि, हरय रूप चलता है। एक वचन हरि, द्विवचन हरि और बहुवचन हरय। तो ये इकारांत है, दीर्घ इकारांत है और क्या है? द्विवचनांत है। इसलिए संज्ञा क्या हुई बताइए? प्रगृह संज्ञा। ऐसे ही देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, उकारांत का। उकारांत क्या बोल रहा है? विष्णु धन इमव। याद रखिएगा, विष्णु धन इमव। मैं धन इसलिए कर रहा हूं कि अगर संधि भी पूछे तो आप संधि कार्य नहीं करेंगे। बन गया क्या? बन गया विष्णु इमव। प्रगृह संज्ञा जिसकी भी होती है उसमें संधि कार्य नहीं होता है। विष्णु इमव। देखिए, विष्णु क्या? उकारांत। विष्णु, विष्णु, विष्णवः। तो यह दीर्घ उकारांत है और द्विवचन का रूप है। तो सूत्र क्या बोल रहा है? इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन के रूप हो तो प्रगृह संज्ञा होगी उसकी। किसकी प्रगृह संज्ञा होगी भाई? किसकी प्रगृह संज्ञा होगी? ईश्वर की प्रगृह संज्ञा होगी, व्यंजन की थोड़े होती है। प्रगृह संज्ञा किसकी होती है? ये स्वर जिसमें होते हैं उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक है। अब फिर क्या है? एत। एत देखिए माने एकारांत। गंगे अमु। अब देखिए ये रूप क्या बनेगा? गंगे अमु। संधि कार्य नहीं होगा, प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम आएगा सूत्र।
प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, प्रगृह संज्ञक वर्णों से संधि नहीं होती है। भले ही आप कोई संधि नियम आ जाए लेकिन वहां संधि नहीं होती है। गंगे, देखिए गंगा गंगे रूप होता है, गंगा गंगे, गंगे क्या है? द्विवचन, और बोल क्या रहा है? द्विवचनांत, द्विवचन से अंत हो जिन रूपों का, पदों का, तो हरि द्विवचन, विष्णु द्विवचन, गंगे द्विवचन, ईकारांत उकारांत एकारांत, इसलिए इनकी संज्ञा क्या है? प्रगृह संज्ञा। इनकी प्रगृह संज्ञा है, संधि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सूत्र बोलता है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। देखिए यह सूत्र बोलता है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, ये कहता है कि नित्य होते हैं, उनमें कोई संधि कार्य नहीं होता है। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए, सुनिए जो मैं समझा रहा हूं। ये नहीं कि आप सो जाइए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा जब सो जाएंगे। तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, ये प्रगृह संज्ञा हो गई। प्रगृह संज्ञा समझ रहे हैं? इदुदे द्विवचन प्रगृह्यम, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत रूप हो तो उनमें संधि नहीं होगी, वो प्रगृह संज्ञक वर्ण आएंगे, माने जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगली संज्ञा अब हम